अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था एक्सरसाइज थेरेपी का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्चर जो है वो कैसे हेल्प करता है। वो कहते हैं कि मूवमेंट हमेशा जो है वो इनिशिएट किस तरह होती है, एक पोस्चर से। ठीक है, आपने मूवमेंट करनी है, आप हाथ को एक पोजीशन में लेके जाएंगे तभी आप ग्रिप करेंगे ना एक ग्लास को, अगर आपने ग्रिप करना है। तो मूवमेंट हमेशा किस पे डिपेंड करती है जी, आपके पोस्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो है वो पोस्चर कहते हैं कि दो तरह का हो सकता है। पोस्चर एक्टिव हो सकता है या इनएक्टिव या पैसिव हो सकता है। ठीक है, अब एक्टिव पोस्चर क्या होता है, वो कहते हैं कि एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन से जो आपका पोस्चर डेवलप हो रहा होता है, वो पोस्चर जिसको करने के लिए, जिसको अचीव करने के लिए आपको जो है वो एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करानी होती है, एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है, उसको आप कह रहे होते हैं कि दिस इज द एक्टिव पोस्चर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बेसिकली क्या एग्जाम्पल में अगर आपको दूं, जैसे सिटिंग या स्टैंडिंग में हमारे स्पाइन के मसल या हमारे बॉडी के लेग्स के मसल स्टैंडिंग में जो भी वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, ये हम आगे पोजीशंस में भी पढ़ेंगे कौन से मसल किस मूवमेंट में वर्क कर रहे होते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए आपको जो भी एफर्ट करनी पड़ती है वो आपके एक्टिव पोस्चर में आती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं हमारे पैसिव पोस्चर, जो कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे मसल्स के अंदर, कुछ हमारे मसल्स नेचुरली उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है जी, उनके अंदर एक टोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेचुरली वो रिलैक्स भी रहेंगे तो उसके अंदर सम डिग्री ऑफ टोन जो है वो प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइंग पोजीशन में हमारी मसल जो है कुछ ऐसे होते हैं जो कि बॉडी को एंटी ग्रेविटी पोजीशन में मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह रहे होते हैं दीज आर द पैसिव मूवमेंट्स और पैसिव पोस्चर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जब देख लिया तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो इफेक्टिव टेक्निक्स है, जो एम ऑफ द ट्रीटमेंट है, नंबर 1 को कहता है कि हम जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो है वो डिमांड जो है वो उतनी रखें जितनी मसल की कैपेबिलिटी है उसको परफॉर्म करने के लिए, डिमांड एज मच एज एक्टिविटी इज पॉसिबल। ठीक है, और नंबर 2 हम बहुत कोशिश करते हैं कि जो बेसिक एक नॉर्मल पैटर्न है मूवमेंट का, हम उसी को जो है वो रिटेन करें, ना अपनी तरफ से कोई नया ऑल्टरनेटिव पैटर्न जो है वो इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि मसल्स के बारे में वो आपको कुछ बता रहा होता है। ठीक है, अब वो मसल्स के बारे में बता रहा है कि मसल्स का पूरी तरह एक्टिव वर्क कर रहे होता है। तो मसल्स कहते हैं कि मसल हमेशा एक्टिव तब होते हैं, कंप्लीट एक्टिव होते हैं, जब नंबर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ मोटर यूनिट। ठीक है, वो हमने एक बार लाइन बहुत ज़्यादा बात पढ़ी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोटर यूनिट एक्टिवेटेड। द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स एक्टिवेटेड। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जितने ज़्यादा मोटर यूनिट एक्टिवेटेड होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है वो मसल की स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ ये बात करने का मकसद ये है कि अगर हम मसल को मैक्सिमली उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं, अगर हम मैक्सिमली एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं एक मसल को, सो वी आर सपोज टू एक्टिवेट ऑल द मोटर यूनिट। और अगर किसी मसल के मोटर यूनिट ही पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो रहे, दैट मीन्स हमें पहले उसकी मोटर यूनिट एक्टिविटी पे, उसकी मोटर एक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम जो है वो मसल स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं। और ये हम लोग नोट कैसे कर सकते हैं कि सारे मोटर यूनिट्स एक्टिवेटेड नहीं है, तो हमें EMG एक्टिविटी से हम लोग को काफ़ी हद तक ये बात जो है वो पता चल जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि एंटागनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है। हम जब ये स्ट्रेचिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे जी एल्बो फ्लेक्सर्स क्या हो गए हैं, शॉर्टन हो गए। ठीक है, एल्बो फ्लेक्सर्स क्या हो गए, शॉर्टन हो गए। स्ट्रेचिंग का आपको पता है उसका मकसद क्या होता है, जो शॉर्टन स्ट्रक्चर है उसको क्या कराना, लेंथन कराना। ठीक है, सो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे एल्बो फ्लेक्सर्स जो हैं वो इलोंगेट हो जाएं, वो लेंथन हो जाएं, तो मैं क्या करूँगी, एल्बो एक्सटेंसर्स को क्या कराऊंगी, कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगी। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी कि हमारे पास अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उसका ऑपोजिट मसल लेंथन करा है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे कि बाइसेप और ट्राइसेप का केस है। ठीक है, बाइसेप और ट्राइसेप्स के केस में आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। बाइसेप क्या है, एल्बो फ्लेक्सर है, ट्राइसेप क्या है, एल्बो एक्सटेंसर है। तो अगर मैं, हमें पता है कि अगर एल्बो फ्लेक्स कर रही है इस वक्त, मेरा बाइसेप तो कॉन्ट्रैक्ट है, बाइसेप तो शॉर्टन है, ऑन द अदर हैंड मेरा ट्राइसेप क्या है, लेंथन है, वो पूरी तरह इलोंगेटेड है। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एल्बो फ्लेक्सर को जो है वो इलोंगेट करूँ, वो शॉर्टन था, वो स्टिफ था और उसकी रेंज कंप्लीट नहीं हो रही थी, सो आई एम सपोज टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइसेप। मेरा मकसद होगा मैं ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कराऊं ताकि मेरा जो बाइसेप है उसमें जो है वो फ्लेक्स होगा। और इसी तरह अगर मेरा बाइसेप जो है वो शॉर्टन है तो मेरा मकसद क्या होगा कि मैं जो है वो ट्राइसेप को, इसी तरह अगर मेरा जो है वो, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर उसने आपको
यहाँ पर एक बात, यही चीज़ उसने यहाँ पर लिखी है, अ लेंथनिंग रिएक्शन ऑफ अ टाइट और शॉर्टन मसल, जो कि फॉर एग्जांपल बाइसेप है, इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटागनिस्ट मसल टू रिस्टोर द रेंज ऑफ मोशन इनटू द स्टिफ जॉइंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी कि एंटागनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों कराते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एक मसल लेंथन है तो उसका ऑपोजिट क्या है, वो शॉर्टन है, और अगर एक मसल शॉर्टन है और जिसको मैंने लेंथन कराना है तो मैं ऑपोजिट मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगी ताकि वो फुली लेंथन हो सके। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रख लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, मैस मूवमेंट क्या होती हैं। मैस मूवमेंट, आपको एक बात तो पता होगी साफ साफ कि हम लोग मूवमेंट ऐसे तो नहीं करते कि मैंने एल्बो की फ्लेक्शन कराई है, खाली एल्बो की फ्लेक्शन तो मुझे कुछ भी नहीं देगी डेली लिविंग में ना। तो इसलिए मुझे जो है वो मल्टीपल मूवमेंट्स, मल्टीपल जॉइंट्स को एट अ टाइम मूव कराना है। जैसे वॉकिंग भी हो गया, डेली लिविंग की बहुत कॉमन एक्टिविटी है, स्टैंडिंग हो गया, तो मुझे मल्टीपल मूवमेंट्स को जॉइंट्स को एक्टिवेट कराना है, तो उसको हम कहते हैं मैस मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, और मैस मूवमेंट्स को एक्टिवेट कराना जो है वो पेशेंट की नॉर्मल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिपेंड करता है, और हमें जो है वो नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज पेशेंट की असेस करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि मसल एक्टिव था तो आपने क्या किया। अब अगर एक मसल पे एक्टिविटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जैसे पेन होती है, पेन में आप कहते हैं कि आपने मसल को जो है वो क्या कराना है, मूव नहीं कराना, वो उस चीज़ को वर्सन कर सकता है। ठीक है, या अगर इन्फ्लेमेशन, एक्टिव इन्फ्लेमेशन यानी एक्यूट केसेस हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एडीमा को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को रेस्ट पे ही रखें। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मूव ना करें, वेट बेरिंग ना करें। अक्सर आपने डॉक्टर से भी सुना होगा कि आपने जो है वो वजन नहीं डालना है इसके ऊपर, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वहाँ पर हम पैसिवली मूवमेंट से काम करेंगे। हम वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी को इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें जो है वो अचीव करेंगे जो कि हम एक्टिव मूवमेंट से अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये पोस्चर के बारे में ये बात अब हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि एक थेरेपिस्ट की, एक एक्सरसाइज थेरेपिस्ट की क्या अप्रोच होनी चाहिए टूवर्ड्स द पेशेंट जब उसके पास पेशेंट आता है। ठीक है, पहले तो बात आपने ये देखनी है कि पेशेंट को मसला क्या आ रहा है, उसको कौन सी चीज़, कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते वक्त उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और हमारा हर जो पेशेंट है उसका एक अलग वे ऑफ लिविंग होता है, उसका एक अलग फंक्शन होता है, उसके मसल की रेंज इवन की डिफरेंट होती है। एक स्टैंडर्ड रेंज हमें मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की वही होगी, हर किसी का एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को हर पेशेंट के लिए एक अलग ट्रीटमेंट प्लान जो है वो रिक्वायर होता है। डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान फॉर एवरी पेशेंट जो है वो हम लोगों को रिक्वायर होता है। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ आ गई है। उसके बाद वो कहता है कि हमें पेशेंट के गोल्स को भी देखना पड़ता है। एक पेशेंट है, उसका गोल अगर आपके पास आने का ये है कि वो जो है वो वॉकिंग कर सके अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि उसको इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से वॉक नहीं कर पा रहा था, तो आपका मकसद होगा कि आप उसको जो, जबकि दूसरा पेशेंट आपके पास आ रहा है वो कह रहा है कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ और मेरा मकसद ये है कि मैंने जो है वो ग्राउंड में वापस जाना है, तो उस वक्त आपको जो है वो ट्रीटमेंट एक अलग तरह से देना पड़ेगा। अगर वॉकिंग है तो आप पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, जबकि अगर एक वो फुटबॉल प्लेयर है तो आप उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे। तो डिफरेंट पेशेंट के डिफरेंट गोल्स पे जो है ये सारी बात जो है वो डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो इसके लास्ट चीज़ें कुछ डिस्कस करेंगे कि पेशेंट के अंदर आपने किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।